तो रैंकफीर एसएससी के सभी सीखने वालों का आज के इस विशेष ज्ञान सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। जी, स्वागत है। आज की इस गहन चर्चा का आधार कोई आम किताब नहीं है, बल्कि वो बेहद शानदार नोट्स हैं जो हाल ही में अपलोड किए गए हैं, जिनका शीर्षक है भारत का अपलाह तंत्र, एक जीवंत एटलस। और मुझे लगता है कि ये शीर्षक एक जीवंत एटलस इस विषय के लिए बिल्कुल सटीक बैठता है। हाँ, वो तो है। क्योंकि देखिए, आज हमारा उद्देश्य सिर्फ इन नदियों के नाम या उनकी लंबाई रटना नहीं है। सूचनाओं को याद करना परीक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन इसके पीछे के विज्ञान को, भूगोल के नियमों को समझना एक अलग ही अनुभव है। बिल्कुल, रटने से ज्यादा समझना जरूरी है ना? आज हम यही डिकोड करने वाले हैं। मतलब हम समझेंगे कि क्यों कोई नदी पहाड़ों का सीना चीरकर बहती है, कोई रेगिस्तान में गायब हो जाती है, और कैसे ये नदियां सिर्फ पानी नहीं है, बल्कि ये तय करती हैं कि सभ्यताएं कहाँ बसेंगी। हमारा इतिहास कैसा होगा और भविष्य किस दिशा में जाएगा। ये सफर सच में बहुत रोमांचक होने वाला है। तो इस पूरे नदी तंत्र को समझने के लिए सबसे पहले एक बहुत बड़े विभाजन को, एक ग्रेट डिवाइड को समझना जरूरी लगता है। जी, महाविभाजन। हाँ, अगर भारत के नक्शे के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तो यह पूरे जल तंत्र को दो बिल्कुल अलग दुनियाओं में बांट देती है। एक तरफ उत्तर की हिमालयी नदियां हैं और दूसरी तरफ दक्षिण की प्रायद्वीपीय नदियां। और दोनों का स्वभाव एक दूसरे से एकदम विपरीत है। ये समझना भूगोल की सबसे पहली सीढ़ी है, क्योंकि ये सिर्फ दिशा का नहीं, बल्कि नदियों के चरित्र का विभाजन है। मतलब उनके जन्म का विभाजन? बिल्कुल। हिमालयी अपवाद तंत्र की नदियों की अगर बात करें, जैसे गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, तो इनके पास पानी के दोहरे स्रोत हैं। दोहरे स्रोत यानी बारिश और बर्फ दोनों। हाँ, इन्हें मानसून की भारी बारिश का पानी तो मिलता ही है, लेकिन साथ ही ऊंचे पहाड़ों पर जमे विशाल ग्लेशियर्स भी पिघलकर इन्हें साल भर पानी देते हैं। अच्छा, इसीलिए सदाबहार होती हैं। एकदम सही, इनमें कभी पानी खत्म नहीं होता। इसके विपरीत जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, जैसे गोदावरी या कृष्णा, वो बहुत पुरानी हैं और पूरी तरह से मानसून की बारिश पर निर्भर करती हैं। तो चलिए इसे रोजमर्रा की जिंदगी के एक उदाहरण से जोड़कर देखते हैं। मतलब हिमालयी नदियां एक ट्रस्ट फंड वाले अमीर व्यक्ति की तरह है। ट्रस्ट फंड, ये काफी दिलचस्प तुलना है। हाँ, उनके पास ग्लेशियर का एक पक्का बैकअप बैंक खाते में हमेशा मौजूद रहता है। चाहे मौसम कोई भी हो, उनके पास पानी रूपी नकदी की कभी कमी नहीं होगी। बिल्कुल। जबकि प्रायद्वीपीय नदियां वो महीने की सैलरी पर निर्भर करने वाले आम इंसान की तरह हैं। उन्हें मानसून रूपी सैलरी का इंतजार करना पड़ता है, और अगर मानसून कमजोर रहा तो सीधे नदी का जलस्तर नीचे। हाँ। प्रायद्वीपीय नदियां सच में हर साल मानसून के बजट पर ही चलती हैं, लेकिन प्रकृति में हमेशा कुछ अपवाद होते हैं जो हैरान कर देते हैं। इस महीने की सैलरी वाले तंत्र में एक बहुत ही दिलचस्प अपवाद है। अच्छा, वो कौन सा है? कावेरी नदी। दक्षिण भारत की नदियां आमतौर पर गर्मियों में सूखने लगती हैं, लेकिन कावेरी के साथ ऐसा नहीं है। अरे वाह, ऐसा क्यों? क्योंकि इसे दक्षिण पश्चिमी मानसून से तो गर्मियों में पानी मिलता ही है, और जब सर्दियां आती हैं तो लौटते हुए मानसून से भी इसे भारी वर्षा मिलती है। मतलब दो अलग-अलग मानसून? हाँ, इसी वजह से प्रायद्वीपीय होने के बावजूद कावेरी में लगभग साल भर जल रहता है। ये तो प्रकृति का अपना एक शानदार संतुलन है। अच्छा, हिमालयी नदियों के चरित्र में नोट्स में एक और शब्द उभर कर आता है, पूर्ववर्ती नदियां या एंटीसीडेंट रिवर्स। हाँ, पूर्ववर्ती। ये शब्द सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है, लेकिन इसका अर्थ भूगोल के सबसे बड़े चमत्कारों में से एक है। बिल्कुल, पूर्ववर्ती का सीधा सा मतलब है जो पहले से मौजूद हो। मतलब जब हम सिंधु या ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों की बात करते हैं, तो ये नदियां हिमालय पर्वत के अस्तित्व में आने से भी पहले वहां बह रही थीं। हिमालय से भी पहले? जी हाँ, करोड़ों साल पहले जब टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से जमीन ऊपर उठने लगी और हिमालय बनने लगा, तो इन नदियों ने अपना रास्ता नहीं बदला। मतलब जैसे जैसे जमीन उठती गई, नदी उसे आरी की तरह काटती गई। एकदम सही। पहाड़ ऊंचा होता गया और नदी उसे काटकर गहरी खाइयां या गॉर्ज बनाती गई। बाप रे, ये सोचने में ही कितना विशाल दृश्य लगता है। एक तरफ दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ बन रहा था और दूसरी तरफ एक जलधारा उन्हें लगातार काट रही थी। यही तो प्रकृति की ताकत है। सच में। अब जब सिंधु नदी का जिक्र हो ही गया है, तो जरा उत्तर पश्चिमी हिस्से की भू राजनीति पर आते हैं। सिंधु नदी तंत्र सिर्फ बर्फ का भूगोल नहीं है, ये कूटनीति का भी केंद्र है।
1960 का सिंधु जल समझौता इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हाँ, ये दुनिया के सबसे सफल अंतर्राष्ट्रीय जल समझौतों में गिना जाता है। अगर हम इसके तकनीकी पहलू को बिल्कुल तटस्थ होकर समझें तो व्यवस्था एक स्पष्ट गणित पर आधारित है। 80-20 का गणित, राइट? बिल्कुल। जो 3 पश्चिमी नदियां हैं, सिंधु, झेलम और चिनाब, उनके 80% पानी के इस्तेमाल का अधिकार पाकिस्तान को दिया गया है और 20% भारत को। और पूर्वी नदियों का क्या? ट्युंगडुंग ग्लेशियर से शुरू होता है और पाकिस्तान की स्वात घाटी तक जाता है। ये गणित जमीन पर कैसे काम करता है, ये बड़ा दिलचस्प है। इसी नदी तंत्र में पंचनद भी आता है, वो 5 नदियां जो पंजाब को उसका नाम देती हैं। और हर नदी की अपनी कहानी है, जैसे झेलम पर तुलबुल परियोजना है। और चिनाब नदी, वो तो एक अलग ही इंजीनियरिंग चमत्कार का घर बन चुकी है। आप रियासी वाले ब्रिज की बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। जम्मू कश्मीर के रियासी में चिनाब के ऊपर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया गया है। मतलब वो एफिल टावर से भी ऊंचा है। और उसकी ऊंचाई इसलिए इतनी ज्यादा है क्योंकि चिनाब नदी ने पहाड़ों को काटकर जो गहरी खाई बनाई है ना, उसे पार करना किसी आम पुल के बस की बात नहीं थी। सही बात है। इसी तंत्र में व्यास और सतलज भी हैं। उनके संगम पर बना हरी के बैराज तो इंसान द्वारा भूगोल को मोड़ने का सबसे बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। उसी हरिके बैराज से तो इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। हाँ, ये नहर तो मरुस्थल के लिए संजीवनी की तरह है। मतलब पंजाब का अतिरिक्त पानी लेकर ये नहर राजस्थान के सूखे थार रेगिस्तान तक पहुंचती है। रेत के धौरों के बीच से नहर गुजारना और वहां गेहूं और कपास की खेती करना, ये सिर्फ एक नहर नहीं, पूरे इलाके का अर्थशास्त्र बदलने वाला कदम है। एकदम सही। अच्छा, नोट्स में इसी इलाके में रेमो ग्लेशियर का भी जिक्र है, जिसे सियाचिन की जीभ कहा जाता है। जीभ? हाँ, एक ग्लेशियर की जीभ। ये रूपक खुद में बहुत शक्तिशाली है। ये सच में शक्तिशाली है। अब उत्तर पश्चिम की इन उग्र नदियों से निकलकर अगर हम मैदानी इलाकों की तरफ आए तो गंगा नदी बेसिन का विशाल नेटवर्क सामने आता है, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत में सबसे लंबी। बिल्कुल। गंगोत्री के गोमुख से लेकर बांग्लादेश में पद्मा कहलाने तक इसका सफर किसी महाकाव्य जैसा है। इस तंत्र को समझने के लिए ये देखना होगा कि नदियां किस दिशा से मिल रही हैं। मतलब बाईं ओर और दाईं ओर से। हाँ, बाईं ओर से आने वाली नदियां मुख्य रूप से हिमालय से आती हैं और जिनमें रामगंगा, गोमती, घाघरा और महानंदा शामिल हैं। या गोमती नदी का जन्म थोड़ा हैरान करता है मुझे। मतलब ज्यादातर हिमालयी नदियां ग्लेशियर से निकलती हैं, लेकिन गोमती किसी पहाड़ से नहीं बल्कि पीलीभीत के मैदानी इलाके में फुलहर झील से निकलती है। ये जमीनी जल या स्प्रिंग्स का एक बेहतरीन उदाहरण है। मतलब मैदान से एक पूरी नदी का जन्म लेना ये बताता है कि जमीन के नीचे पानी के कितने विशाल स्रोत हैं। और दाईं तरफ से कौन सी नदियां आती है? दाईं तरफ से गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना आकर प्रयागराज में मिलती है और एक बहुत ही खास नदी है, सोन। सोन नदी की क्या खासियत है? ये अमरकंटक के पठार से निकलती है और सीधे दक्षिण से उत्तर की ओर बहते हुए गंगा में मिलती है। आमतौर पर नदियां ढलान के साथ बहती हैं, लेकिन सोन नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। मतलब वो पठारी इलाके के उत्तर की तरफ झुकाव को दर्शाती है। बिल्कुल सही। और गंगा के संदर्भ में एक वैज्ञानिक तथ्य है जो हमेशा मुझे अचंभित करता है, मतलब जो अक्सर आस्था और विज्ञान की बहस को सुलझा देता है। आप बैक्टीरियोफेज वायरस की बात कर रहे हैं? जी हाँ। गंगा का पानी सालों तक खराब नहीं होता। इसके पीछे कोई जादू नहीं, बल्कि यही वायरस है जो पानी में सड़ाने वाले बैक्टीरिया को ही खा जाता है। यही इसका मुख्य तंत्र है। बैक्टीरियोफेज इंसानों के लिए हानिकारक नहीं होते, वो प्राकृतिक रूप से पानी को शुद्ध करते हैं और ऑक्सीजन बनी रहती है। एकदम सही। इसी स्वस्थ इकोसिस्टम का प्रमाण है गंगा डॉल्फिन, जो हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है। ये अंधी होती है। अंधी होती है? फिर शिकार कैसे करती है? ध्वनि तरंगे छोड़कर, यानी इकोलोकेशन के जरिए। और सबसे बड़ी बात, गंदे पानी में इसका जीवित रहना असंभव है। मतलब अगर डॉल्फिन है तो पानी साफ है। खैर, अंत में बंगाल की खाड़ी तक पहुंचते पहुंचते गंगा एक अलग ही भौगोलिक घटना दिखाती है, हुगली नदी के रूप में। हाँ, क्योंकि हुगली एक सहायक नदी नहीं बल्कि एक वितरिका है या डिस्ट्रीब्यूटरी है। वितरिका मतलब जो पानी लेके अलग हो जाती है। बिल्कुल। जब नदी समुद्र के पास पहुंचती है तो ढलान कम होने से वो अपने ही मलबे और गाद से अपना रास्ता रोक लेती है, धाराएं बंट जाती हैं। हुगली ऐसी एक धारा है जिसके किनारे कोलकाता बसा है।
सहायक नदी पानी लाती है और वितरिका पानी लेकर अलग हो जाती है। याद रखने का अच्छा तरीका है ना? अब मैदानी इलाकों से आगे बढ़कर पूर्वी पठार की ओर चलते हैं। वहां की नदियां भूगोल के अपने नियम खुद बनाती हैं। जैसे दामोदर और स्वर्णरेखा? हाँ, और महानदी। दामोदर नदी का सफर तो बहुत उथल-पुथल भरा रहा है। एक समय इसे बंगाल का शोक कहा जाता था। भयंकर बाढ़ों की वजह से। लेकिन अब तो इसे एक जैविक मरुस्थल या बायोलॉजिकल डेजर्ट कहा जाने लगा है। वो इसलिए क्योंकि ये कोयला खदानों और उद्योगों के बीच से गुजरती है। प्रदूषण इतना ज्यादा है कि पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लगभग खत्म हो गई है। मतलब मछलियां और जीव जिंदा नहीं रह पाते। ये इंसान की तरक्की का नदी पर सीधा और भयानक प्रभाव है। दुखद है पर सच है। इसी पठारी क्षेत्र में स्वर्णरेखा नदी है, जिसके बारे में कहते हैं कि इसकी रेत में सोने के कण मिलते हैं। रांची का प्रसिद्ध हुंड्रू जलप्रपात इसी पर है। और महानदी, जिसे उड़ीसा का शोक कहा जाता था। हाँ, लेकिन इंसान ने उस पर दुनिया के सबसे लंबे मिट्टी के बांधों में से एक हीराकुंड बांध बनाकर बाढ़ को नियंत्रित करने की कोशिश की है। यहाँ तक हमने जिन नदियों की बात की वो ज्यादातर पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, खासतौर पर नर्मदा और ताप्ती, एक अलग ही विज्ञान समझाती हैं। बिल्कुल, क्योंकि नर्मदा नदी एक रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी में बहती है। रिफ्ट वैली, इसे कैसे समझे? इसे आप एक विशाल वाटर स्लाइड की तरह सोच सकते हैं। जब दो पहाड़ों के बीच की जमीन भूगर्भीय कारणों से नीचे धंस जाती है तो एक संकरी, गहरी और तेज ढलान वाली खाई बन जाती है। मतलब विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच जो धसी हुई जमीन है वो नर्मदा का वाटर स्लाइड है। एकदम सही। और इस वाटर स्लाइड का असर ये होता है कि नदी बहुत तेज गति से बहती है। पूर्वी तट की नदियां धीमी होकर मलबा बिछाती हैं और विशाल डेल्टा बनाती हैं। लेकिन नर्मदा और ताप्ती इतनी तेज होती हैं कि मलबा जमा ही नहीं कर पाती। हाँ, वे सारा मलबा गहरे समुद्र में धकेल देती हैं और सीधे एक खाई के रूप में अरब सागर में गिरती हैं। इसी को एस्चुरी या ज्वारनद मुख कहते हैं। डेल्टा और एस्चुरी का ये अंतर बहुत अहम है। नर्मदा का सफर भी तो अनोखा है। जबलपुर के पास जब पानी संगमरमर की चट्टानों से गिरता है तो धुआंधार जलप्रपात बनता है। और इसी नदी पर सरदार सरोवर बांध भी है और दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। हाँ, और नोट्स में एक तथ्यात्मक उल्लेख नर्मदा बचाओ आंदोलन का भी है, जो ये दिखाता है कि बड़े बांधों का निर्माण कैसे स्थानीय बस्तियों को प्रभावित करता है। ये विकास और पर्यावरण के बीच एक बहुत ही जटिल मुद्दा है। सही कहा। ताप्ती नदी भी उसी रिफ्ट वैली सिद्धांत पर मुल्ताई से निकलकर बहती है और एस्चुरी बनाती है। अब पश्चिम के नदियों के बाद अगर हम दक्षिण भारत के दिग्गजों की तरफ देखें तो वहां का तंत्र बहुत प्राचीन है। यहाँ सबसे बड़ा नाम तो गोदावरी का ही आता है। हाँ, 1465 किलोमीटर लंबी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है ये। महाराष्ट्र के नासिक के पास त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है ना? हाँ, इसे तो बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। या दक्षिण की गंगा। इसका सांस्कृतिक महत्व हिमालयी नदियों जितना ही है। कुंभ मेले के 4 स्थान हैं, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन में शिप्रा नदी और चौथा स्थान नासिक है, गोदावरी के तट पर। बिल्कुल। ये बताता है कि नदियां सिर्फ पानी नहीं, आस्था और संस्कृति भी साथ लाती हैं। गोदावरी के साथ कृष्णा नदी का तंत्र भी बहुत विशाल है। प्रसिद्ध नागार्जुन सागर बांध इसी पर है। पर दक्षिण और पश्चिम में कुछ नदियां ऐसी भी हैं जो सागर तक पहुंच ही नहीं पाती। जैसे लूनी नदी। आमतौर पर नदियां समुद्र में मिलती हैं, लेकिन लूनी अरावली से निकलकर कच्छ के रन के दलदल में जाकर विलुप्त हो जाती हैं। मतलब जमीन में ही गायब। हाँ, इसे इनलैंड ड्रेनेज या अंतःस्थलीय प्रवाह कहते हैं। इसी तरह एक नदी माही है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, पहले उत्तर जाते हुए फिर दक्षिण मुड़ते हुए। अरे वाह, मानचित्रों पर यू अक्षर जैसा आकार। पश्चिमी घाट की नदियां भी गजब हैं। पहाड़ समुद्र के इतने करीब हैं कि नदियां ऊंचाई से सीधे गिरकर शानदार झरने बनाती हैं। गोवा में मांडवी नदी पर दूधसागर झरना, जहां पानी सचमुच दूध जैसा दिखता है। और कर्नाटक में शरावती नदी पर जोग जलप्रपात, और केरल की जीवन रेखा पेरियार नदी तो है ही। इन सभी नदियों और झरनों को विश्लेषित करने के बाद एक स्पष्ट बात सामने आती है जो नोट्स के मूल भाव को भी दर्शाती है। वो क्या? नदियां केवल जल स्रोत नहीं है, वे मानवीय सभ्यताओं की नींव है। भारत के इतिहास को देखें तो ये साफ हो जाता है।
ये बिल्कुल सच है। कोई भी प्रमुख शहर बिना नदी के अपना अस्तित्व खड़ा ही नहीं कर पाया। दिल्ली और आगरा यमुना के किनारे, नवाबों का शहर लखनऊ गोमती के किनारे, और अहमदाबाद साबरमती के किनारे, अयोध्या सरयू के तट पर। दक्षिण में हैदराबाद मूसी नदी के किनारे हैं, सूरत ताप्ती के किनारे, और उद्योग नगरी जमशेदपुर उसी स्वर्ण रेखा नदी के तट पर है। इंसान ने हमेशा अपना घर पानी के प्रवाह के साथ ही बनाया है। जब हम समझते हैं कि नदी कैसे काम करती है, तो असल में हम अपनी सभ्यता को जिंदा रखने वाले तंत्र को समझ रहे होते हैं। एकदम सही। और इसी गहरे विचार के साथ हमारे सभी सीखने वालों के लिए एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना आज बहुत जरूरी है। सोचने वाली बात है। करोड़ों सालों से इन नदियों ने अपना रास्ता खुद बनाया है और इनके किनारों पर हमारे आधुनिक शहर विशाल कंक्रीट के जंगलों में बदल चुके हैं। लेकिन आज जलवायु परिवर्तन एक कड़वी हकीकत है। बिल्कुल, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, मानसून बदल रहा है। तो ऐसे में सवाल यह है कि अगर भविष्य में ये सदाबहार नदियां अपना रास्ता बदल लें या सूखने लगें, तो हमारे इन आधुनिक शहरों के अस्तित्व का क्या होगा? क्या हमारी सभ्यताएं नदियों के बिना टिक पाएंगी? ये सच में एक गंभीर प्रश्न है। ये एक ऐसा सवाल है जो भूगोल को सीधे हमारे भविष्य से जोड़ देता है। इसी विचार के साथ इस ज्ञान सत्र को यहीं विराम देते हैं। सभी सीखने वालों से आग्रह है कि नोट्स को एक बार फिर से देखें। जी, नक्शों की उन नीली रेखाओं के पीछे छिपे विज्ञान को समझने की कोशिश करें। ज्ञान का प्रवाह कभी रुकना नहीं चाहिए। इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।